सुशासन तिहार का तीसरा चरण लगातार जारी है। सीएम विष्णुदेव साय आज भी गांव का निरीक्षण करेंगे इसी कड़ी में, और किसी भी गांव में उतर सकता है सीएम का हेलीकॉप्टर। ग्रामीणों से वो सीधा संवाद कर सकेंगे, ग्रामीणों के साथ चौपाल भी लगाएंगे और ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनेंगे। लगातार अलग अलग गांव का दौरा कर रहे हैं सीएम, और इसी कड़ी में देखिए आज भी वो एक गांव का निरीक्षण करने जा रहे हैं। हालांकि देखिए अभी तक क्योंकि औचक निरीक्षण है तो ये साफ नहीं हो पाया है, किसी भी गांव में उतर सकता है सीएम का हेलीकॉप्टर। ग्रामीणों से सीधा संवाद लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वहां जाते हैं तो जनता से जुड़ते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं और उन समस्याओं का निराकरण करते हुए नजर आते हैं, और ग्रामीणों के साथ अक्सर चौपाल भी लगा रहे हैं मुख्यमंत्री। और इसी कड़ी में देखिए आज भी सुशासन तिहार के तहत किसी भी गांव में मुख्यमंत्री का औचक निरीक्षण रहने वाला है, जिसमें वो कहीं भी पहुंच सकते हैं, औचक निरीक्षण कर सकते हैं और लगातार अलग अलग गांव का दौरा कर रहे हैं। सुशासन तिहार आपके द्वार साई सरकार का ये पर्व लगातार जारी है। और इसी बीच देखिए छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का जो तीसरा चरण जारी है, उसके तहत मंत्री भी जिलों का दौरा कर रहे हैं। अलग अलग जिलों के समाधान शिविर में हो रहे हैं शामिल। डिप्टी सीएम अरुण साव लोरमी में समाधान शिविर में होंगे शामिल, और धमतरी के ग्राम रुद्री जाएंगे मंत्री टंकराम वर्मा। समाधान शिविर में जन समस्याओं का निराकरण करते हुए मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी कड़ी में जहां मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कहीं भी पहुंच सकता है, तो आपको बड़ी खबर बता दें कि सुशासन तिहार के तहत मंत्री भी जिलों का दौरा कर रहे हैं और अलग अलग जिलों के समाधान शिविर में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच आज डिप्टी सीएम अरुण साव लोरमी में समाधान शिविर में शामिल होंगे, जनता की समस्या सुनेंगे, उनका निराकरण करते हुए नजर आएंगे। तो धमतरी के ग्राम रुद्री में मंत्री टंकराम वर्मा यहां पर समाधान शिविर में इसका नेतृत्व करने वाले हैं, जहां जनता पहुंचेगी और अपनी समस्याएं सरकार के सामने रखेगी, जिसका तुरंत निराकरण का वादा सुशासन तिहार करता है। चलिए अब आपको ये सीएम साय के सुशासन तिहार के दौरे की 6 तस्वीरें भी दिखाते हैं। इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जनता से लगातार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सक्ती, कोरबा, कवर्धा, दुर्ग, सूरजपुर, मुलेर, इसमें से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बमुश्किल विकास का नाम भी पहुंच पाता था, लेकिन देखिए नक्सलवाद का खात्मा करते हुए विकासवाद की रणनीति के साथ मुख्यमंत्री लगातार इन अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। सक्ती, कोरबा, कवर्धा, दुर्ग, सूरजपुर, मुलेर की आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे जिले, बहुत सारे ऐसे गांव जहां पर मुख्यमंत्री लगातार पहुंच रहे हैं और जनता से सीधा जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी रायपुर से जुड़ गए। अनमोल, सबसे पहले तो ये बताइएगा आज संभावना किधर जाने की है मुख्यमंत्री की? देखिए अंजलि, लगातार ये देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ से सटे राज्य हैं उनके अंतिम छोर तक पहुंच रहे हैं। चाहे हमने बस्तर में देखा हो कि तेलंगाना से सटा हुआ गांव के पास वो पहुंचे थे, करेगुट्टा के पास, जहां पर ऑपरेशन भी चला था, नक्सल ऑपरेशन। इसके साथ ही हाल ही में वो मोहला मानपुर गए थे जो महाराष्ट्र बॉर्डर से सटा हुआ था। तो बॉर्डर इलाकों में वो ज़्यादा जा रहे, हो सकता है कि आज जो है वो झारखंड से सटा हुआ इलाकों में जा सकते हैं। जशपुर का इलाका है, अंबिकापुर का इलाका है, इस साइड वो जा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि जो ये सुशासन तिहार चल रहा है इसके अंतर्गत अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए, क्योंकि यही देखिए सुशासन तिहार का मकसद है कि जनता से सीधे मुख्यमंत्री रूबरू हो रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं और तत्काल रूप से अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है समस्या के समाधान के लिए। आज देखिए मुख्यमंत्री समाधान शिविर में भी शामिल होंगे, समीक्षा बैठक भी करेंगे, क्योंकि लगातार ये बहुत लंबा सुशासन तिहार चल रहा है और ये तीसरा चरण है। और ये चरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मंत्री और सारे सांसद विधायकों की भी ड्यूटी लगाई गई है कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर समाधान शिविर में शामिल हो रहे हैं, वहाँ जनता की समस्या से रूबरू हो रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने देखिए ठान कर रखा है कि सुशासन तिहार के अंतर्गत लोगों की समस्या का तुरंत निराकरण करना है, और इसी के अंतर्गत खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाल रखा है। बिल्कुल, इधर मुख्यमंत्री तो इधर बाकी मंत्री भी अलग अलग जिलों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश यही है कि अंतिम छोर तक पहुंचा जाए, एक एक जनमानस तक पहुंचा जाए और उनकी समस्याओं का समाधान सीधा पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। अब बने रहेगा मेरे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर है रायपुर वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, क्योंकि अंबिकापुर और उरकुरा रेलवे स्टेशन अब बनकर तैयार हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को इसका
लोकार्पण भी कर सकते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसका पुनर्विकास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी 22 मई को वर्चुअल लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ साथ देश भर के कई स्टेशन का भी लोकार्पण किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि देखिए इसका पुनर्विकास हुआ है। अंबिकापुर और उरकुरा रेलवे स्टेशन अब बनकर पूरी तरीके से हाईटेक फैसिलिटीज से लैस होकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को इसका लोकार्पण कर सकते हैं और ये जो है ये अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसका पुनर्विकास हुआ है। सीधा रुख कर लेते हैं अनमोल का। अनमोल, बताइएगा कि इन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होना किस तरीके से और सहूलियत बढ़ा रहा है जनता के लिए। देखिए अंजलि, भारत सरकार की कोशिश ये है कि जो भी रेलवे स्टेशन है उनको स्मार्ट बनाया जाए और इसी कड़ी में देखिए अंबिकापुर और उरकुरा जो रायपुर से सटा हुआ है, इनको स्मार्ट बनाने की कोशिश की गई है। स्मार्ट फैसिलिटीज लगाए गए हैं, डिजिटल डिवाइसेस लगाए गए हैं और तकनीक सुविधा से ये लैस होंगे। ये जो नए स्टेशन बनाए गए, पुनर्विकास इनका किया गया है और इसमें देखिए कई तरीके की ऐसी सुविधाएं होंगी जो लोगों को पहली बार इसका लाभ मिलेगा। कई तरीके की डिजिटल सुविधाएं होंगी, टिकट काउंटर की फैसिलिटीज थोड़ी अलग तरीके की होंगी। इसके अलावा लोगों के आने जाने की सुविधा जो है उसके लिए अलग फैसिलिटीज बनाया गया है। कुल मिलाकर देखिए अमृत भारत स्टेशन जो योजना है, इसके तहत सरकार जो है स्टेशन का उद्धार कर रही है। जो स्टेशन है उनको एयरपोर्ट के लेवल का बनाया जा रहा है ताकि नए भारत का जो है ये परिकल्पना जो किया गया था उसके तहत जो है इन स्टेशनों का निर्माण हो। इसी संदर्भ में देखिए अंबिकापुर और उरकुरा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है, इनका पुनर्विकास हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जो है अभी देश के अलग अलग स्टेशनों का लोकार्पण करने वाले हैं, तो उम्मीद ऐसी भी है कि अंबिकापुर और उरकुरा रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण जो है पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, संभावित तारीख 22 मई ही मानी जा रही है, तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि 22 मई के बाद आपको यहाँ पर सहूलियत मिलने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनमोल आपका। और देखिए इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली आयोजित की जाएगी। आज जांजगीर चांपा से इसकी शुरुआत होगी। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं, तो वही पीसीसी चीफ दीपक बैज भी हिस्सा लेंगे। दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है। दोपहर 3 बजे मेजर ध्यानचंद हॉकी ग्राउंड में ये रैली आयोजित की जाएगी। कांग्रेस इसके तहत हर जिले में रैली निकालने जा रही है। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है कि भारत सरकार के तहत अब बीजेपी जो है संविधान को खतरे में डालती जा रही है और इसी कड़ी में जन जन तक पहुंचने की कवायद है कांग्रेस पार्टी की। संविधान बचाओ रैली का आयोजन, जिसका नेतृत्व आज प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट करने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत जांजगीर चांपा से होगी। देखिए रायपुर के 2 होटल्स में पुलिस की दबिश देखी गई है और यहां पर देह व्यापार में संलिप्त 11 युवती और 4 पुरुषों की गिरफ्तारी भी की गई है। आदित्य गेस्ट हाउस और गगन ग्रैंड होटल में कार्रवाई पुलिस की। गिरफ्तार युवतियां पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से बताई जा रही है और महिला रिसेप्शनिस्ट और होटल मालिकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गंज थाना में पीटा एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और अब आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। रायपुर में 2 ऐसे होटल्स जहां पर देह व्यापार का गंदा खेल चलाया जा रहा था, यहां पर पुलिस ने दबिश दी और इसमें संलिप्त 11 युवती और 4 पुरुष को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने उपराष्ट्रपति को कॉल पर जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने गृह मंत्री विजय शर्मा की जमकर तारीफ की और कहा नक्सलवाद के खिलाफ गृह मंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं। 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और गृह मंत्री विजय शर्मा और उपराष्ट्रपति के बातचीत के दौरान गृह मंत्री के साथ प्रदेश बीजेपी महामंत्री रामू रोहरा भी मौजूद रहे। नहीं, बिल्कुल होता है भाई साहब, आ जाता हूँ इस बार। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो भाई साहब, ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार को मेरी तरफ से। और जो हाल में घटनाक्रम हुआ है, जी जी जी, केंद्रीय सशस्त्र बलों ने भी अच्छा काम किया है। जी जी जी, और सीआरपीएफ के डीजी भी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, स्टेट की भी। जी जी जी, तो गृह मंत्री जी ने जो कह रखा है कि मार्च 2026 तक हो, जी 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 जी, तो मैं मानकर चलता हूँ निश्चित हो पाएगा। जी जी जी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर एमसीबी से, जहां तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले ग्रामीण फड़ वाचर और चेकिंग करने वालों से काफी परेशान हो रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग धूप में पूरी मेहनत से पत्ता तोड़ते हैं और फड़ वाचर और चेकिंग करने वाला बेवजह हमारे पत्तों को रिजेक्ट कर देता है, जिसके कारण विवाद की स्थिति बनी रहती है। बता दें कि इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रदेश का हरा सोना कहे जाने वाले तेंदुपत्ता को छत्तीसगढ़ वन उपज के रूप में सरकार खरीद रही है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जंगलों में जाकर तेंदुपत्ता तोड़ती है, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ठेकेदारी प्रथा के आधार पर 50 पत्तों का एक बंडल बनता है। जो ठेकेदार का वो आदमी हैं आते हैं मैनेजर लोग, वो बोल के यहाँ से गए हैं छोटा पत्ती आएगा तो उसका खरीदी मत करना और 5 बजे तक ही खरीदी करना। और यहाँ का महिलाएं जो है ना तो रात में लेके आते हैं और आते हैं अपना पत्ती सुखवाते हैं। हमको पता नहीं चलता है रात में किसका पत्ता सही है किसका खराब है। तो यहाँ का जो महिलाएं हैं वो आएंगे तो लेने ना पड़ेगा। तो छांटते हैं चेकर लोग, अच्छा पत्ता रहता है उसको भी खराब बनाते हैं, बोलते हैं छोटा पत्ती है और 5 बजे से मतलब उधर 6 बजे 5:30 बजे तक खरीदारी नहीं करेंगे। अपना पत्ता लेके घर जाओ और 10 गड्डी काटते हैं, देखते हैं धूप में एकदम पानी पी पी के भूख प्यास में तोड़ते हैं, जंगल से लाते हैं और घर में बनाते हैं बंडल और फिर फड़ में लाते हैं। फिर फड़ में आने के बाद सब यही होता है। हमने सवेरे भोर में निकल जाते हैं तोड़ने, 1:30 बजे 2 बजे पहाड़िया से फिरते हैं। पहाड़िया देखिए उतरने नहीं सकते हैं, आके पानी पी पी के पत्ती बांधते हैं। आदेश से किया है अजय सिंह और यही चेकर कि क्या कहते हैं 5 बजे 5:30 बजे पत्ता यहाँ फड़ में ले आओ, तो 5:30 बजे कितना देर रहता है। हम लोग पानी नहीं पीते हैं, वैसी न कपड़ा नहीं बदलते, न हम लोग कुछ नहीं करते, सीधा बांधे और पत्ती लेकर दौड़ के कूद के यहाँ जाते हैं। हाँ बेर रहता है तो हम लोग पत्ती झुरवाते हैं। जो उसका आती होगी हितग्राही ना रात का तो वो समझे। हाथी ग्राम पंचायत या किसी क्षेत्र में तेंदुपत्ता का संग्रहण लिया जाता है, जो कि यहाँ का महिलाओं से ये है कि अगर हम 100 में अगर 1 गड्डी कम करते हैं तो 90 ही लिखा जाता है। और इसी बीच देखिए अच्छी खबर सुकमा से। सुकमा के जगरगुंडा में बैंक की शाखा खुली है, इंडियन ओवरसीज बैंक की ये शाखा खुली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका वर्चुअल शुभारंभ किया और 12 गांव के करीब 14,000 लोगों का इस लाभ मिलेगा। सुकमा के जगरगुंडा क्षेत्र के लोगों को इस बैंकिंग सुविधा का लाभ मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास से बैंक की शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया गया और मुख्यमंत्री ने शुभारंभ कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित भी किया है। सुकमा के जगरगुंडा में बैंक की शाखा खोल दी गई है, जिससे 12 गांव के करीब 14,000 लोगों को लाभ मिलने जा रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा खुली है, जिसको वर्चुअली इसका शुभारंभ करते हुए खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सौगात दी है सुकमा वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को। सुकमा के जगरगुंडा में बैंक की शाखा खोल दी गई है, इंडियन ओवरसीज की ये ब्रांच खुली है और सीएम विष्णुदेव साय ने इसका वर्चुअल शुभारंभ किया, जिसकी वजह से 12 गांव के करीब 14,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और इसी बीच देखिए अगली खबर आपको गरियाबंद से बता दें। गरियाबंद के जंगल से 2 कुकर बम बरामद किए गए हैं। जवानों ने 5 किलो के 2 आईडी बरामद किए हैं और जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये आईडी लगाया गया था। सुरक्षा बलों ने आईडी को रिफ्यूज भी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये नापाक मंसूबे नक्सलियों के, जिसके तहत आईडी को यहां पर प्लांट करके सुरक्षा बलों को चपेट में लेने की कोशिश नक्सली करते हैं। उस कोशिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बल नजर आया है। गरियाबंद में जंगल से 2 कुकर बम बरामद किए गए और जवानों ने 5 किलो के 2 आईडी बरामद कर लिए हैं और उसके बाद देखिए सुरक्षा बलों ने इस आईडी को डिफ्यूज भी कर दिया। तस्वीरों आपको आप देख पा रहे होंगे, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये आईडी लगाया गया था। हालांकि सुरक्षा बलों के अलर्ट मोड की वजह से कहीं ना कहीं ये जो नापाक मंसूबे हैं उन पर पानी फिरता हुआ नजर आया है नक्सलियों के। सुरक्षा बलों ने आईडी को डिफ्यूज भी कर दिया। देखिए लाल आतंक पर ये तो कड़ा प्रहार, लेकिन इसी बीच सुकमा से भी अच्छी खबर है। सुकमा में 2 नक्सली गिरफ्तार हो गए हैं। थाना जगरगुंडा क्षेत्र में ये गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 लाख रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है और उसमें एक महिला नक्सली भी गिरफ्तार हुई है। हालांकि महिला नक्सली पर यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, 2 नक्सली, एक 2 लाख का इनामी नक्सली, इसकी भी गिरफ्तारी हुई है, तो दूसरी तरफ महिला नक्सली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और महिला नक्सली पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। जगरगुंडा क्षेत्र में ये गिरफ्तारी।
और देखिए, करीब 2100 करोड़ से अधिक के शराब घोटाला मामले में नेता से लेकर व्यापारी और कई अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अब ये संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि घोटाले में जिन अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था उन पर कार्रवाई की शासन ने इजाजत दे दी है। देखिए एक खास रिपोर्ट इस पर। खबर को पूरा जानने से पहले इस एफआईआर को देखिए। ये एफआईआर 17 जनवरी 2024 को ईओडब्ल्यू और एसीबी में दाखिल की गई थी, जिसमें 71 लोगों, संस्थाओं और अन्य को आरोपी बनाया गया था। आरोपियों की सूची में आप सीरियल नंबर 7 से लेकर सीरियल नंबर 27 तक नजर डालेंगे तो अधिकारी ही अधिकारियों के नाम नजर आएंगे। शराब घोटाले पर लगातार कार्रवाई हुई, कई लोग जेल गए, लेकिन इसी बीच इनमें से कई अधिकारी कानूनी अड़चनों के बीच अभी भी बड़े बड़े पदों में सुशोभित रहे। लेकिन अब ईओडब्ल्यू और ईसीबी को राज्य सरकार ने इन पर कानूनी शिकंजा कसने की इजाजत पर मोहर लगा दी है। एफआईआर में नामजद आबकारी विभाग के 21 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब इन अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो पाएगा। अब समझिए कि आखिर ये अधिकारी कौन कौन हैं और इन पर आरोप क्या हैं। जनार्दन कौरव, तत्कालीन सहायक जिला आबकारी अधिकारी। अनिमेश नेतांग, तत्कालीन उपायुक्त आबकारी। विजय सेन शर्मा, तत्कालीन उपायुक्त आबकारी। अरविंद कुमार पटेल, तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी। प्रमोद कुमार नेतांग, तत्कालीन सहायक कमिश्नर आबकारी। रामकृष्ण मिश्रा, तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी। विकास कुमार गोस्वामी, तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी। इकबाल खान, तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी। नितिन खडूजा, तत्कालीन सहायक जिला आबकारी अधिकारी। नवीन प्रताप सिंह तोमर, तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी। तो इन अधिकारियों पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। शासन से अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद इन पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकेगी और घोटाले की जांच में और तेजी आएगी। अगर इन 21 आबकारी विभाग के अधिकारियों पर लगे आरोपों की बात करें तो एफआईआर के मुताबिक इन पर आरोप है कि इन्होंने नकली किलोग्राम लगी शराब का धड़ल्ले से अपने जिले में बिकने दिया। सीधे साफ तौर पर इन पर आरोप है कि इनकी घोटाले में संलिप्तता रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि 21 अधिकारियों पर शासन से कार्रवाई की मंजूरी मिल गई है। अब ईओडब्ल्यू इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चला सकेगी। आने वाले समय में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत न्यायालय में इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकेगी। इन्हें आरोपी के रूप में नामजद किया जा सकेगा और अगर जरूरत पड़ी तो इनकी गिरफ्तारी भी की जा सकेगी, क्योंकि अब अभियोजन स्वीकृति का बैरियर सरकार ने हटा दिया है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में कौन कौन सलाखों के पीछे जाता है। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद शराब घोटाला मामले के अन्य आरोपियों के दिल की धड़कनें और तेज हो चुकी हैं। विस्तार न्यूज के लिए नीतेश गर्ग की रिपोर्ट। वहीं रायपुर से बड़ी खबर यह है कि गांजा तस्करों पर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। 8 लाख से ज्यादा का करीब 40 किलो गांजा भी जब्त किया गया आरोपी के पास से। गांजा तस्करी के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई और ड्रग्स तस्करी के खिलाफ यह बहुत बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगती हुई। रायपुर पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई, जहां पर अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये गिरफ्तारी आरोपी के रंगे हाथों हुई है। 8 लाख से ज्यादा का करीब 40 किलो गांजा भी इसके पास से जब्त किया गया है। और बड़ी खबर आपको जांजगीर से बता दें, जहां पर वाहनों से डीजल चोरी करने का मामला सामने आया है। वाहनों से डीजल चोरी करने का यह मामला, पुलिस ने फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 4 पहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं। 70 लीटर डीजल भी आरोपियों से जब्त किया गया है। चांपा पुलिस ने इसके तहत कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता दें, वाहनों से डीजल चोरी करने का यह मामला और इस पर पुलिस की कार्रवाई। और देखिए, देश में अवैध दस्तावेज के साथ रह रहे लोगों पर भारत पाकिस्तान तनाव की कार्रवाई तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसको लेकर विस्तार न्यूज के सहयोगी अभिषेक तिवारी ने एक स्पेशल रिपोर्ट भी तैयार की है। देखिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ जारी है। देश में अवैध दस्तावेज के साथ रह रहे लोगों पर भारत पाकिस्तान तनाव के बाद कार्रवाई तेज हो गई है। दरअसल 2 दिन पहले भिलाई में एक महिला और एक पुरुष को दुर्ग एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है।
ये दोनों बांग्लादेश के रहने वाले हैं जो 13 साल से भिलाई में अवैध रूप से रह रहे हैं। यहां तक कि महिला ने भी अपना नाम बदल लिया था। आधार कार्ड, पासपोर्ट में अपना नाम ज्योति लिखवाया था, लेकिन महिला का असली नाम शाहिदा खातून है। इसमें एसटीएफ का गठन हुआ है, जिसके तहत में बांग्लादेशी घुसपैठियों के संबंध में जहां भी ये लोग संभावित ठिकाने हैं उन ठिकानों पर पता करेंगे, दबिश देंगे और अगर मिलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, इसलिए इसका गठन हुआ है। साथ ही साथ पिछले दिनों में हम लोगों के द्वारा थाना टिकरापारा के अपराध में 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके विरुद्ध चालान भी पेश किया गया है, उसमें आगे की विवेचना जारी भी है। छत्तीसगढ़ में रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। इससे पहले रायपुर पुलिस ने 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है जो यहां फर्जी दस्तावेज बनाकर रह रहे थे। ये तीनों घुसपैठिए 2009 में रायपुर पहुंचे थे और पिछले 13 साल से राजधानी रायपुर में अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस लगातार घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कुछ महीने पहले भी ऐसी कार्रवाई देखने मिली थी, जहां गलत पता और गलत नाम बताकर 3 लोग की रायपुर में किराए से रह रहे थे और यहीं से पुलिस ने उनको उठाया था। हमारे साथ अंकल मौजूद हैं जो जिनके घर में वो किराए से रह रहे थे। कभी ऐसा शक हुआ कि वो लोग कहीं बाहर के हैं? नहीं, करीब 15 साल पहले या 12-13 साल पहले उसके पिताजी 5-6 बच्चों के साथ आए थे यहाँ रहने के लिए। ये 5 भाई और एक छोटी सी बहन ये थे और उसकी माँ थी। ये लोग रहते थे गरीबी में। उसका पिता वो चलाता था मालवाहक हाथ ठेला वाला रिक्शा जो है चलाता था, तो उसी में गरीबी में पालन करते थे। अब इनको कहीं से मालूम हुआ होगा कि इराक जाएं तो वहाँ हमको अच्छा कमाई हो जाएगी, ऐसा इनकम होगी, इसी चक्कर में अपना कोशिश किए जाने की। छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। प्रत्येक जिले में एसटीएफ का गठन हुआ है भाई, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ है। हम कॉम्बिंग ऑपरेशन करेंगे। हम हर एक व्यक्ति से यह कहेंगे कि आप अपना परिचय बताइए। आपसे भी कहेंगे, मुझसे भी कहा जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ऐसे सारे लोग जो अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करते हैं उनको उनका ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, उनकी जानकारी प्राप्त की जाएगी और भारत के बाहर से अगर कोई लोग ऐसे स्पष्टता होती है तो सारी कार्रवाइयाँ की जाएगी, डिपोर्टेशन भी किया जाएगा। भिलाई से उठी ये गिरफ्तारी देश भर में चल रही अवैध घुसपैठ पर सवाल उठाती है, लेकिन अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इनके जैसे और कितने लोग देश के अलग अलग हिस्सों में छिपे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।